नेक्स्ट हेडिंग है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइटस हर्निया, राइट। तो क्या क्या मेडिसिन हम दे सकते हैं हाइटल हर्निया में। तो सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस करना है कि अवॉइडेंस ऑफ द इरिटेटिंग एजेंट लाइक टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, सिगरेट, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील आल्सो हेल्प। कहने का मतलब ये कि इरिटेटिव्स को अवॉइड करना है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, सिगरेट हो गया, इन सबको अवॉइड करने का पेशेंट को कहना है। तो फर्स्ट मैनेजमेंट तो अपना क्या हो जाएगा कि अवॉइड फॉलोइंग्स करके, ठीक है, सारी चीज़ें आप लिख लेना है। सेकंड में आपको लिखना है कि स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील आल्सो हेल्प। फूड जो है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जाए, स्मॉल बट फ्रिक्वेंट, ठीक है, मतलब कि एक एक रोटी ली जाए, भले दिन में 2-3 बार खाना खाए, 4 बार खाना खाए, 5 बार खाना खाए, लेकिन 6 बार खाना खाए, लेकिन एक 2 रोटी, ज़्यादा हैवी अमाउंट एक साथ ले लेंगे तो उतना स्पेस स्टमक के अंदर है नहीं, और इसी कारण से स्मॉल मील लेना है, टुकड़ों टुकड़ों में खाना उनको खाना है पेशेंट को। ये पेशेंट के लिए रिलीफ करता है। इसके बाद है जो मेडिसिन हम देते हैं, तो इसमें पहला अपना आ जाता है एंटा एसिड, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन अपना हो जाएगा एंटा एसिड। और एंटा एसिड के अंदर एग्जाम्पल्स, एंटा एसिड लिख लेना है आपको। और एंटा एसिड क्यों देते हैं तो ये बता देना है कि टू रिड्यूस द एसिडिटी। एसिडिटी यदि कम रहेगी तो पेशेंट को इरिटेशन, जलन और ये ईसोफेजियल अल्सर के चांसेस वगैरह कम होंगे। ईसोफेगस और गैस्ट्रिक के जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उस कारण से जो स्पेस रुक रहा है, उन चीज़ों से रिलीफ मिलेगी, इसलिए एंटासिड यहाँ पे दिया जाता है। एंटासिड के अंदर एग्जाम्पल रहता है मेलॉक्स, ठीक है, मिलांटा और गेलुसिल और रोलाइड्स, टूम्स, ये सारे मेडिसिन जो हैं जो क्विक रिलीफ देती हैं एंटासिड के अंदर। प्रोकाइनेटिक मेडिकेशन, प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस वो मेडिसिन्स हैं जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जैसे कि ईसोफेगस है और ये गैस्ट्रक है। अब हम क्या दे रहे हैं, प्रोकाइनेटिक्स मेडिसिन, प्रोकाइनेटिक्स मेडिसिन्स हम देते हैं, प्रोकाइनेटिक्स मेडिसिन। अब प्रोकाइनेटिक मेडिसिन क्या करती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ का जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को ये क्या करती है, इस स्फिंक्टर को क्लोज करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। उससे क्या होगा कि स्पेस होगा और वो ईसोफेगस नीचे के नीचे बना रहेगा, और यहाँ का एसिड जो है वो रिफ्लेक्स होकर यहाँ पे ईसोफेगस में ना जाए। इसीलिए यहाँ के एसिड को ईसोफेगस में जाने से रोकने के लिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसको प्रेशर करके कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं, प्रोकाइनेटिक मेडिसिन देते हैं, राइट। तो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसके बाद है थर्ड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्यों देते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए ही देते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में पिछले क्लासेस में भी मैं बता ही रहा हूँ। इसके अंदर भी वही एग्जाम्पल है, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है, इस तरह के एस्मोप्राजोल, ये सब क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसके बाद है हिस्टामिन ब्लॉकर्स, जो मैंने पिछली क्लासेस में H2 ब्लॉकर्स के नाम से बताया था, ये वही है हिस्टामिन ब्लॉकर्स। इसका एग्जाम्पल है रेनिटिडिन, फोमेटिडिन, सीमेटिडिन, ठीक है। तो ये जो टिडिन वाले सब जो है वो H2 ब्लॉकर्स हैं जो एसिडिटी कम करने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद यदि हम सर्जरी की बात करें, ये सब तो हो गई मेडिसिन की बात, और इन मेडिसिन के बारे में मैंने पहले डिटेल में बता दिया है। सर्जिकल मैनेजमेंट, राइट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, सर्जरी ऑफ द हाइटस हर्निया, सर्जरी। अब सर्जरी के अंदर पहला जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, राइट, इस डायग्राम में क्या देख रहे हो कि ये ब्लैक लाइनिंग जो है ये तो ईसोफेगस है। ब्लैक लाइनिंग क्या है, ईसोफेगस है। ब्लैक लाइनिंग क्या है, ईसोफेगस है, राइट। अब ये ईसोफेगस स्टमक के अंदर है, लेकिन क्या देख रहे हैं हम कि स्टमक के पार्ट को ऊपर की तरफ उठा के, ठीक है, स्टमक की पार्ट को ऊपर की तरफ उठा के ईसोफेगस को ओवरलैप कर दिया, ईसोफेगस को रैप कर दिया है। समझ में आ रहा है, ईसोफेगस को
कवर कर दिया। किससे कवर किया है? स्टमक के पोर्शन से, स्टमक के पोर्शन से इसोफेगस को कवर कर दिया। तो इस कारण से क्या हो गया, इसोफेगस की जो साइज है उसकी वाइडनेस है, ठीक है, इसोफेगस की वाइडनेस जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने के कारण से वो ऊपर स्लाइड अप नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसोफेगस का जो स्फिंक्टर जो है वो कॉन्स्ट्रक्टेड रहेगा ताकि यहाँ का एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाए। तो ये हो गया। लेकिन ये जो रैपिंग जो करते हैं, ये रैपिंग करते हैं 360 डिग्री, ठीक है। पीछे से पूरा स्टमक को पीछे से उसकी बॉडी को लिया और उसी बॉडी को आगे से अटैच करके ये स्टिच लगा दिए, राइट। तो ये 360 रैपिंग कहलाती है, ठीक है, 360 रैपिंग कहलाती है। और इस सर्जरी का नाम है निसेन फंडोप्लिकेशन, निसेन फंडोप्लिकेशन, निसेन फंडोप्लिकेशन, राइट। दूसरे में क्या होता है, रैपिंग तो करते हैं लेकिन रैपिंग पूरा 360 तक कवर करके नहीं करेंगे, 270 पोर्शन ही कवर करते हैं। तो उसमें जो रैपिंग करते हैं वो 270 का रैपिंग करते हैं, राइट। ये हो गया सेकेंड। बेल्सी फंडोप्लिकेशन कहते हैं या मार्क आईवी फंडोप्लिकेशन कहते हैं। अब 360 और 270 का क्या मतलब है? यदि हम इसोफेगस को इस तरह से बनाएं, ठीक है, इसोफेगस को हम इस तरह से बनाएं तो यहाँ से कोई स्ट्रक्चर आता है और उसको कंप्लीटली क्लोज करके कवर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये 360 एरिया में हमने पूरा उसको कवर कर दिया है। लेकिन यदि हम उसको यहाँ तक लाते हैं और पीछे वाले ऑर्गन को यहाँ तक लाते हैं, इधर से भी यहाँ तक लाते हैं और फिर इसके साथ रैपिंग कर देते हैं, तो ये 360 पूरा कवर नहीं हुआ, इतना अनकवर्ड है, इतना इसोफेगस क्या है, अनकवर्ड है, और साइड में ये क्या है, कवर है। तो ये थोड़ा कम रैपिंग रहता है। तो यहाँ पे बस कहने के लिए ये कहा जाता है या थ्योरी में ये कहा जाता है कि निसेल फंडोप्लिकेशन जो है वो 360 कवरिंग करता है और बेल्सी जो फंडोप्लिकेशन है वो 270 एरिया ऑफ द इसोफेगस को रैप करता है। ये दोनों का डिफरेंस है। और आपको और डिटेल डायग्राम चाहिए तो ये भी आपको डायग्राम इमेज मिल जाएंगे नेट पे, आप डायग्राम देखोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो मैंने जितना अंडरलाइनिंग किया है उसी को समझना है, उसी का मीनिंग मैंने आपको बताया है, राइट। और वही आपको एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। थर्ड पॉइंट है हिल रिपेयर। हिल रिपेयर में क्या है? तो हिल रिपेयर तो बहुत सिंपल है, राइट। हिल रिपेयर में जैसे कि ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, तो स्टमक के पीछे का जो पोर्शन है जिसको अपन या ऊपरी पोर्शन जिसको अपन कार्डियक पोर्शन कहते हैं, तो कार्डियक पोर्शन को पीछे वाली जो मस्कुलर लेयर है उस मसल के साथ क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। पीछे वाली डायफ्राम के साथ नहीं, इसके पोस्टेरियर पीछे जो है उसकी मसल के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि ये स्टमक यहीं पे अटैच रहे, ऊपर स्लाइड ना हो। तो इसको इसी तरह से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? इन दिस प्रोसीजर अ कार्डिया ऑफ द स्टमक इज एंकर्ड टू द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल। स्टमक को पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वो ऊपर की तरफ स्लाइड ना हो, राइट। तो इस तरह से ये सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। आई होप कि क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, और 2 से 3 पेज के इसके नोट्स हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना ही है और जो बने हुए हैं बुक के अंदर वो मैं आपको भले प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन एक मैंने जो साइट प्रोवाइड करा रखी है, जो लिंक दे रखी है नर्सिंग डायग्नोसिस की, उस लिंक पे आप सारे डिजीज कंडीशंस की नर्सिंग केयर प्लान को ढूंढ सकते हो और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में भी आ जाएगा। बस आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और नर्सिंग केयर प्लान इसका बनाना है, ठीक है, असाइनमेंट फॉर्मेट में, ठीक है। जितने डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हैं सबके नर्सिंग केयर प्लान बनाने हैं। इम्पोर्टेंट ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं और उसका नर्सिंग केयर प्लान आपके नोट्स के लिए भी काम आएगा और क्लिनिकल फाइल के लिए भी काम आएगा। और एक और आपसे इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, एक और एडवाइस है, वो ये है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं या क्लास अटेंड करते हैं तो उसकी जो PDF फाइल में भेजता हूँ जो स्कैनिंग करके, ठीक है, उसको भी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी मैं डायग्राम वगैरह बनाता नहीं हूँ और स्पेलिंग्स और ये सारी चीज़ें आपको उस नोट्स के अंदर मिल जाएगा। मैं कहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस चीज़ से आपको देख के बता रहा हूँ,
वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको भी लैंग्वेज अरेंज करने में, नोट्स बनाने में हेल्प हो, रिवीजन के लिए वो चीज़ें काम आएंगी। तो आप डायरेक्टली वीडियो अटेंड ना करें, वीडियो अटेंड करने से पहले नोट्स को अरेंज करें, ठीक है। नोट्स मैं हमेशा ग्रुप में डालता रहता हूँ, नोट्स से अरेंज करें, नोट्स को साथ में लेके बैठें, क्योंकि वीडियो का मज़ा तभी आएगा, राइट। ऑल द बेस्ट।